हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा निकेतन में। आज हम लोग 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते ही हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट्स अनुच्छेद को ही रखा गया है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं, तो इसे याद रखिएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब एक एक करके हम सारे अनुसूचियों को देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्य के नामों के परिवर्तन की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को असंगत या उसका अलिपीकरण करने की विधियों के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करती है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है, उसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 19 से मिलती है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। दोस्तों, ये बहुत ही सरल भाषा में है, इसे आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने 1-2 नंबर को पक्का कर लें। अनुच्छेद 21 के ए में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम, धर्म के प्रसार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने एवं उसका प्रसारने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 31 के सी में कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रीट सहित अन्य उपचार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, रीट की संख्या कुल कितनी है, तो रीट की कुल संख्या 5 है। अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की बात अनुच्छेद 38 में की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना की व्याख्या हमें अनुच्छेद 50 से मिलती है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन,
कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि प्रावधान अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात अनुच्छेद 74 में कही गई है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों को परिभाषा का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट की व्याख्या मिलती है। अनुच्छेद 123 में संसद के महत्वाकांक्षाओं के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्तियों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 161 में क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति, फ्रेंड्स याद रखना इसमें राज्यपाल की शक्ति को दर्शाया गया है 161 अनुच्छेद में। और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की व्याख्या हमें अनुच्छेद 163 से मिलती है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधान मंडलों की व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद की रचना या उन्मूलन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 170 में राज्यों में विधान सभाओं की रचना का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 171 में राज्यों में विधान परिषद की संरचना का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 172 में राज्य विधान मंडलों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 173 में राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 174 में राज्य विधायिका का सत्रावसान और राज्य विधायिकी का विघटन का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में हमें वर्णन मिलती है। अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 202 में राज्य विधान मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 210 में राज्य विधान मंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को राज्य विधान मंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकारों को व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 213 में राज्य विधान मंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलती है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश की नियुक्तियों के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम देखने को मिलती हैं। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों की रीट जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 239 के ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की व्याख्या मिलती है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायतों की संरचना की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियों के अधिकार की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की सांसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी के संबंधित विवादों का अधिनिर्णय की बात कही गई है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 265 में कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए, इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देने की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्रवाइयों का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 301 के विधि के प्राधिकार के बिना। अनुच्छेद 311 में संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी, बर्खास्तगी की बात कही गई है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 323 के ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में कुछ प्रावधान है, उसके बारे में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव राष्ट्रपति शासन का व्याख्या 365 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की सांसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। दोस्तों, तो ये रहे हमारे कुल 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो वॉचिंग दिस वीडियो और कुछ